क्या गर्लफ्रेंड्स को अपने पार्टनर्स का फ़ोन चेक करना अलाउड होना चाहिए? आई नो कि ये रेड फ्लैग है, लेकिन मैं तो चेक करती हूँ। क्या बॉयफ्रेंड्स को अलाउ होना चाहिए अपने गर्लफ्रेंड्स का फ़ोन चेक करना? नहीं, है जी? क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बस? ये यहाँ पर क्यों equality- विश्वास नहीं करते क्या? अगर आप डीजनरेटेड हैं, वीक मैन हैं और सच सुनने से इरिटेट हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जाइए फेमिनिज्म के ऊपर कोई वीडियो देखिए और बाकी लोग के साथ चलिए देखते हैं फेमिनिज्म का सच इस वीडियो में। फेमिनिज्म एक ऐसी बीमारी जो झूठा दावा करती है कि इससे महिलाओं की स्थिति सुधरती है, पर असल में ये सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। पैट्रियार्की, मिसोजिनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके फेमिनिस्ट महिलाएं हमेशा से पुरुषों और हिंदू धर्म को टारगेट करती आई हैं और इनकी ये परंपरा नई नवेली फेमिनिस्ट भी अच्छे से निभा रही हैं। और ये सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बोलती हैं क्योंकि इस्लाम के ऊपर इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। पैट्रियार्की मीन्स पितृसत्ता, ऐसा समाज जहाँ पर एक आदमी का कंट्रोल रहता है और जहाँ पर धर्म के संस्कार और सभ्यता का अच्छे से पालन होता है। भारत में बाहरी चीज़ों को समझ एक पुरुष ही अपने परिवार और समाज के लिए अच्छे निर्णय लेता है। इसमें और धर्म के पालन करने में सिर्फ फेमिनिस्ट लोगों को समस्या होती है। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 74% रेप केसेस फॉल्स होते हैं, वहीं पर 95 to 98% 498 केसेस फॉल्स होते हैं। अब ये फॉल केसेस कौन करेगा? पहले के समय में अवेयरनेस नहीं थी तो लोग डरते थे, तो फॉल्स रेप केस तो छोड़ो, जो एक्चुअल में रेप होते थे उनके केस भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाते थे। पर धीरे धीरे समय बदला और अब कहानी पूरी उल्टी ही हो गई है। आज की परिस्थिति को और समझने के लिए रीमा की कहानी को देखते हैं। रीमा एक नॉर्मल मिडिल क्लास महिला है और उसकी इच्छा है कि वो हाई क्लास लाइफस्टाइल जिए। उसकी दोस्ती एक ऐसी महिला से हो जाती है और ये महिला रीमा को किटी पार्टीज़ में ले जाती है, उसको जिम ले जाना शुरू करती है। धीरे धीरे रीमा की लाइफस्टाइल बदलने लगती है। वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, मेकअप के अलग अलग तरीके देख लेती है, घूमती फिरती है और इन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया में अपलोड करना शुरू करती है। सोशल मीडिया में मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स रीमा को और मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी खूबसूरती को और बढ़ाए। इसके लिए रीमा और प्रयास करती है। सोशल मीडिया में बैठे गंदे, भद्दे और कमज़ोर वासना से भरे पुरुषों की नज़र रीमा के ऊपर पड़ती है और उनमें से एक के साथ रीमा का अफेयर शुरू हो जाता है। रीमा एक शादीशुदा महिला थी, पर वो सारी हदें पार कर देती है और अपने अफेयर को आराम से मेंटेन करना शुरू कर देती है। अब जब ये अफेयर की बात खुलेगी तो क्या होगा? या तो दोनों पुरुष आपस में लड़ के मर जाएंगे, या रीमा अपने पति को डाइवोर्स देगी और प्रॉपर्टी में उसका अच्छा खासा हिस्सा अपने साथ ले लेगी, या उस अफेयर वाले बंदे के ऊपर फॉल्स रेप केस कर देगी। भारत में यही फेमिनिज्म है और ये कोई कहानी नहीं है। भारत में रहने वाले कई परिवारों की आज की ये सच्चाई है। आज का पुरुष समझदार और पढ़ा लिखा दिखने के चक्कर में महिलाओं की खराब आदतों को नहीं रोक पाता। कितने % लोग महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने का विरोध करते हैं, जबकि वो खुद नहीं चाहते कि उनकी महिलाएं ऐसे कपड़े पहने। मूवीज़, वेब सीरीज़ और इंस्टाग्राम मॉडल्स का एक बहुत बड़ा हाथ है इस डिजेनरेसी में। यही कारण है कि पहले के मुकाबले आज के समय पहनावे में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इन फेमिनिस्ट का कहना होता है कि आप हमारे कपड़ों के आधार पर हमको जज ना करें या उसके ऊपर कोई राय ना बनाएं। पर चलिए ये दो तस्वीर देखिए, इसमें से कौन सी ज़्यादा सिडक्टिव है? डेफिनेटली जिसमें ज़्यादा एक्सपोजिंग क्लोज हैं और जिसमें लड़की का क्लीवेज दिख रहा है। एक आदमी की नज़र वहीं ज़्यादा जाएगी। हो सकता है एक्सपोजिंग कपड़े पहनने वाली महिला की इंटेंशन सिर्फ खूबसूरत और अमीर दिखना हो, और इंस्टाग्राम मॉडल, एक्ट्रेसेस और अपने साथ की किसी महिला को देख वो इंस्पायर हो गई हो। पर क्या सच में दुनिया उसे ऐसे देखती है? छोटे कपड़े पहनने की शुरुआत हॉलीवुड में हुई, जहां पर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस और मॉडल्स सेडक्टिव बनकर किसी अवार्ड, इवेंट या फंक्शन में जाया करती थी, ताकि वहां पर किसी प्रोड्यूसर, बड़े एक्टर या डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़े और वो उनके साथ फिजिकल हो जाए और इस आधार पर उन्हें काम मिल जाए। ये तरीका तब भी काम करता था और ये तरीका आज भी उनके लिए काम करता है। पर अपने शरीर को दिखाकर काम प्राप्त करने वाली महिला को आप क्या बोलोगे? धीरे धीरे सेडक्टिव क्लोथ फैशन का हिस्सा बन गए। फिर इसे बॉलीवुड ने अपनाया और एक फैशन इंडस्ट्री खड़ी हो गई जो बहुत सारे पैसे कमा रही है इस समाज को गंदा करके। अब आपकी पड़ोस में रहने वाली लड़की भी इस तरह के कपड़े पहनकर आज़ादी से घूम रही है। एक महिला को अटेंशन चाहिए होती है और इन सारी चीज़ों से उसे आराम से अटेंशन मिल जाती है। फेमिनिस्ट का तर्क होता है कि अगर आपको इन कपड़ों से दिक्कत है तो आप देखिए मत, पर मूल समस्या ये है कि ऐसे कपड़े देखकर लड़कों में काम वासना तेज़ी से जागृत होती है। फिर ऐसे कपड़े देखकर उनके अंदर वासना जब बढ़ती है तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं और बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक लड़की जो अपने जीवन में करना चाहती है वो उसे करना चाहिए, पर आज के समय एक लड़की को लगता है जिस तरह का वो लाइफस्टाइल अपनाई हुई है, जो ऐसा उसका रहन सहन है, जहाँ वो घूमती फिरती है, सब उसकी मर्जी से है। पर असल में ये सारी चीज़ें
इंस्टाग्राम मॉडल्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस से इन्फ्लुएंस होकर वो करती है। जिन छोटे कपड़ों को ये लड़कियां अपनी चॉइस बताती हैं, असल में ये इनकी चॉइस नहीं होती, ये चॉइस होती है उन वासनाओं से भरे पुरुषों की जो इन्हें एक्सपोजिंग कपड़ों में देखना चाहते हैं। आज के माँ बाप खुद अपने बच्चों को ऐसे कपड़े दिला रहे हैं, पहना रहे हैं ताकि वो हाई सोसाइटी का हिस्सा बन सके, और इसमें अहम भूमिका माँ निभा रही है जिसे खुद कभी ऐसे कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला, और शादी के बाद उसने अपनी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं थोड़ा बोझ समझा, इसलिए अब वो अपनी लड़की के सहारे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। पर जाने जाने में आप अपनी बेटी को ऐसे कपड़े पहनाकर उसे एक ऐसे बाजार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो बहुत गंदा है, और असलियत में आप उससे खुद दूर रहना चाहेंगे। जो लोग कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनकर महिलाएं खूबसूरत दिखती हैं, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है कि सेडक्टिव और ब्यूटी में अंतर होता है। गंदे एक्सपोजिंग क्लोथ में लड़की सेडक्टिव लगती है जिसे खूबसूरत मान लिया जाता है। ज़रा सोचिएगा कि आपकी बहन बेटी को क्यों सेडक्टिव दिखने की ज़रूरत है और किसके सामने दिखने की ज़रूरत है। कपड़े आपकी पहचान होती है, इसलिए स्कूल में ड्रेस कोड होता है, ब्यूरोक्रेसी में एक ड्रेस कोड होता है जिसे सबको पालन करना होता है। ज़रा इन एक्ट्रेस को देखिए, जब इन्हें कोर्ट ने बुलाया तो ये किस तरीके से क्या कपड़े पहन के गई थी। यहाँ पर इन फेमिनिस्ट का मुंह बंद हो जाता है। अगर छोटे कपड़े पहनने में कुछ गलत नहीं है, उसे हर जगह पहना जा सकता है, तो कोर्ट में भी पहन के इन्हें जाना था। फेमिनिज्म का मकसद ये कि हर महिला को इंडिपेंडेंट बनाना, और इंडिपेंडेंट से मतलब है कि हर महिला बाहर जाके जॉब करे, और जॉब में वो महिला अपने बॉस को हर तरीके से सर्व करेगी और ओवर टाइम भी करेगी, पर घर में अगर वो अपने पति को सर्व करती है तो ये एक बेकार चीज़ है उसके लिए। फेमिनिस्ट के हिसाब से ये इंडिपेंडेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि जब एक महिला पैसे कमाएगी तो वो अपने हिसाब से कपड़े पहनेगी, अपनी मर्जी से उसे जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है वो जाएगी, उसे कोई रोक टोक नहीं पाएगा। आपने देखा हो कि जब ये फेमिनिस्ट कमाना शुरू करती हैं तो उनका रहन सहन पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि वो खुद के ऊपर खर्च करती हैं, और यहीं से टर्म आता है इंडिपेंडेंट वुमेन। आपने कभी नहीं सुना होगा इंडिपेंडेंट मैन, क्योंकि आदमी के ऊपर जिम्मेदारियां होती पूरी परिवार की, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। हालांकि ये समझना भी ज़रूरी है कि कुछ महिलाएं मजबूरी में काम करती हैं और बड़े अच्छे से अपने परिवार को भी संभालती हैं और मर्यादा में रह के सारी चीज़ें करती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ फेमिनिस्ट की, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बाहर काम करने वाली महिला गलत है। तो इस चीज़ को सेपरेट रखना भी ज़रूरी है कि कौन सी महिलाएं फेमिनिस्ट है और कौन सी महिलाएं सभ्य और समझदार हैं। पश्चिम सभ्यता के मिलावट वाला संविधान और कानून व्यवस्था के कारण ही ये फेमिनिस्ट अपनी दुकानदारी यहाँ अच्छे से चला रहे हैं, और यही वजह है कि आज का पुरुष शादी से बचने की कोशिश कर रहा है। पुरुष विवाह इसलिए करता है कि वो अपनी फैमिली बना सके और अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा पाए, पर वहीं पर एक महिला एक माँ और पत्नी के रोल को बहुत छोटा मानने लगी और उससे बचने का प्रयास कर रही है। लड़की के घर वाले शादी के लिए भी ऐसा घर ढूंढते हैं जहाँ पे लड़का अकेला रहता हो और उसके साथ उसके माँ बाप ना रहते हों, और लड़की अगर उनकी जॉब में है तो फिर लड़का ऐसा चाहिए कि जो जॉब में हो और उससे अच्छी सैलरी कमाता हो। यहाँ पर इक्वलिटी की बात करने वाले फेमिनिस्ट गायब हो जाते हैं। वो कभी भी एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करते। इन्हें पूरा हक चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए और सारी सुख सुविधाएं भी चाहिए। और फेमिनिस्ट महिलाएं जो घर में रहती हैं, उनकी इच्छा ये होती है कि उनका पति दिन भर बाहर काम करे, उनके घर में सारी चीज़ों को करने के लिए मेड हो, और ये बड़े आराम से किटी पार्टी करें, घूमे फिरें, अपने महिला और पुरुष दोस्तों को बुलाकर उनके साथ मस्ती करें। आप भी आजमाइएगा, जिन घरों में सारे कामों के लिए मेड होती है और महिला को सिर्फ खाना बनाना होता है, तो वहाँ पे भी महिला खुद को विक्टिम दिखाकर बता देती है कि वो बहुत काम करती है, उसके बच्चे उससे संभलते नहीं हैं। पर दूसरी ओर उसका पति है जो 9 से 12 घंटे की नौकरी के बाद भी एक शब्द नहीं निकालता। नया ट्रेंड ये है कि लड़कियां अपना सरनेम नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती हैं कि हम अपना सरनेम भी रखेंगे और बाद में अपने परिवार का जिसके साथ शादी हुई है उसका सरनेम जोड़ लेंगे। पर ये समझने की ज़रूरत है कि भारतीय परंपरा में विवाह एक मिलन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब आप मिलते हो तो यानी आप अपने पति के परिवार के साथ पूरे मिल रहे हो, तो 2 सरनेम की ज़रूरत ही नहीं है। पर बॉलीवुड और अन्य जगहों से इंस्पायर होकर शायद उनकी ये थिंकिंग हो गई है। यहाँ पर एक उदाहरण ये है कि करीना कपूर खान एक सरनेम। करीना कपूर ने ये इसलिए रखा होगा ताकि अगर वो करीना खान रख लेती तो सीधा दिखता कि उसने एक मुस्लिम से शादी की है और इससे उसकी फिल्मों में भी फ़र्क पड़ता, इसलिए उन्होंने करीना कपूर खान चूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझा होगा। पर असलियत में एक व्यक्ति के 2 सरनेम हो ही नहीं सकते, उसका सिर्फ एक ही सरनेम हो सकता है। विवाह के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि पति जिन लोगों की इज्जत करता है, जिनके पैर छूता है, पत्नी भी उनकी छूती है। और लड़की के परिवार साइड आप देखेंगे कि माता पिता लड़की के पैर छूते हैं हमारे यहाँ। तो जब उसकी शादी हो जाती है और दामाद घर आता है तो दामाद को भी उतनी इज्जत मिलती है, क्योंकि अब ये दोनों को एक नज़रिए से देखा जाता है, इन्हें एक माना जाता है। फेमिनिज्म के पॉपुलर होने के कई कारण हैं, जिसमें से एक ये है कि महिलाओं के लिए विक्टिम कार्ड खेलना हर जगह बहुत आसान होता है। उदाहरण के लिए देखिए कि एक बड़े नेता की मृत्यु होने के बाद उसकी बीवी को जब टिकट दिया जाता है और वो चुनाव लड़ती है तो आसानी से फिर भी जीत जाती है। पर केस को थोड़ा अगर रिवर्स करें, अगर एक बहुत बड़ी लीडर है कोई महिला, तो उसकी मृत्यु के बाद क्या उसका पति आसानी से टिकट प्राप्त कर पाएगा या उसे लोग वोट करेंगे? प्रकृति ने चीज़ों को जैसा बनाया है, अगर हम उसे वैसा ही रखें तो ठीक रहता है।
आप समय में कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, पर एक महिला को पति और परिवार की बहुत आवश्यकता होती है और इसी से संसार आगे बढ़ता है। पहले महिला उन पुरुष को चुनती थी जो स्ट्रांग होते थे और शिकार अच्छे से करके लाते थे। अब अगर हम इसे आज के संदर्भ में बात करें तो एक महिला पैसे वालों को चुन लेती है और यहीं पर इनका पूरा फेमिनिज्म वाला ज्ञान ख़त्म हो जाता है। आप जितनी भी सेलिब्रिटी को देखेंगे जो महिलाएं हैं, उन्होंने एक पैसे वाले से ही शादी की है, भले ही वो पैसा वाला बंदा मोटा हो बूढ़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे चुन लेती हैं क्योंकि उसे मालूम है कि इस व्यक्ति के साथ उसका भविष्य सुरक्षित है। भारत में बढ़ने वाले डाइवोर्स केसेस, चीटिंग इन मैरिजेस का श्रेय जाता है फेमिनिज्म को, क्योंकि ये नॉर्मलाइज करता है सेक्स आउटसाइड मैरिज और बाकी मर्यादाएं तोड़ने को भी ये नॉर्मलाइज कर देता है। लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कहने वाले फेमिनिज्म छोटे कपड़े और खुलेआम सेक्स से जुड़ी हुई चीज़ें करने पर जोर देते हैं। एक महिला जब नंगे कपड़े पहनकर डांस करती है तो वो तब ज़्यादा सेक्सुअलाइज होती है, तब ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई होती है, ना कि जब वो सभ्य रहती है। और इन फेमिनिस्ट का डबल स्टैंडर्ड ऐसा है कि एक पुरुष जब गलती से किसी महिला को छू देता है या घूर देता है तो ये उसके ऊपर दाना पानी लेके चढ़ जाते हैं, पर जब एक महिला ऐसा करती है तो उनके लिए एक फन वाली चीज़ होती है, कूल थिंग होती है। फेमिनिज्म एक स्लो पॉइजन है जो इसको अपनाने वाली महिला के साथ साथ उसके पूरे परिवार को ख़त्म करके रख देता है, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करता है जो गंदी और गलत हैं। बदकिस्मती से छोटे बच्चे फेमिनिज्म की गंदी बातों को टीवी, मूवीज़ और सीरियल्स के माध्यम से कंज्यूम कर रहे हैं और उनकी विचारधारा भी वैसी ही होती जा रही है। ये महत्वपूर्ण है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझें और अपने घर के छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बहन बेटियों को भी समझाएं। मैं मानता हूँ कि पुराने समय में कहीं कहीं महिलाओं को दबाया जाता था, कुछ लोग ऐसे थे, पर सिर्फ उस आधार पर हम इस पूरे समाज को गंदा नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी परंपराएं हैं, हम उन्हें अपनाएं, उन्हें समझें, तब जाके एक हम सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे और तब जाके ही एक अच्छा राष्ट्र बन पाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा बिल्कुल नहीं मांगने वाला हूँ, क्योंकि आपको अपनी सोच को एनालाइज करने की ज़रूरत है। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।